हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर किंगडम। ये टॉपिक क्लास 7th के लिए है, आईसीएसई स्टूडेंट्स। और इसमें हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जितना सिलेबस क्लास 7th के लिए दिया गया है बस उतना ही पढ़ेंगे। अदरवाइज विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत अच्छी, बहुत ग्लोरियस कहानियां हैं और किस प्रकार विजयनगर एम्पायर भारत के अंदर एक ऐसे समय पर हिंदू राष्ट्र या हिंदू क्षेत्र को जो है बढ़ावा मिलता है, जिस समय चारों तरफ जो है इस्लामिक धर्म फैला हुआ होता है, उस बीच में कितनी बहादुरी के साथ में हरिहर और बुक्का इस राज्य की स्थापना करते हैं और एक लंबे समय तक ये राज्य अपनी प्रसिद्धि, अपनी जो है काबिलियत के बल पर एक बड़े ही जो है अगर हम कहें आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में भी ऐसा बड़ा योगदान दिया है विजयनगर किंगडम ने, जो अभूतपूर्व है। तो आइए चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे ही किंगडम के बारे में जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सभी लोग पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर देंगे। और हाँ, उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बढ़िया वीडियो और फुल कंटेंट के साथ, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको द सिटी टॉपर फैमिली में मिलते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा द विजयनगर किंगडम। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे और उम्मीद है कि आप जो है स्क्रीन पर पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं अपने लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ और आपको पीछे लगी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो विजयनगर किंगडम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइज ऑफ द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम का राइज कैसे होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, समय था 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी का मतलब 1300 के बाद का पीरियड, ठीक है। तो 14th सेंचुरी में दो ऐसे पावरफुल किंगडम निकल कर आते हैं, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। अगर हम सही शब्दों में कहें तो इसे जो है राष्ट्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक राज्य जरूर कह सकते हैं। तो एक हिंदू राज्य के तौर पर उभर के आता है और दूसरा मुस्लिम राज्य के तौर पर उभर के आता है। और जिस वजह से धार्मिक विभेद होने की वजह से ये आपस में लड़ते भी रहे पूरे समय भर, ठीक है। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो एक है बहामनी एम्पायर और दूसरा है विजयनगर एम्पायर। बहामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर ये दो राज्य लगभग एक साथ में, यही लगभग 10 साल का फर्क है दोनों के बीच में, तो हम उसे एक ही साथ मानेंगे। तो ये दो राज्यों का उदय एक साथ होता है और इनका राज्य लगभग 300 साल के आसपास चलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये होता क्या है, 1336 की बात थी। 1336 की बात थी, या हम यूं कहें कि इससे भी पहले 1325 में जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत का, तो उसका आक्रमण होता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आक्रमण के बाद में हरियर और बुक्का दो बड़े अधिकारी थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको अरेस्ट करने के बाद में इनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो जबरदस्ती जो है इनसे इस्लाम धर्म अपनाया जाता है और फिर ये लोग भी जो है अपना लेते हैं इस्लाम धर्म को, एक अपनी लंबी सोची समझी कूटनीति के तहत। तो ये बन जाते हैं इस्लाम। इसके बाद जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम करने लगते हैं, उनकी आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं को जिम्मेदारी दे देता है दक्षिण भारत में विजयनगर क्षेत्र में राज्य करने की। इसके बाद क्या होता है, हम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम वो राजा और युद्ध की बात कर सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के किस तरह से जो है कजन ब्रदर ने वहां पे विद्रोह किया था, इसकी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर ही हैं, क्योंकि जैसे जो आपने थंबनेल में लिखा देखा है क्लास 7th का है, तो क्लास 7th की बात करेंगे, कंपटीशन का ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तुगलक जब डायनेस्टी यहाँ पे समाप्त होने लगती है या कमजोर होने लगती है, तब उसके समय जो है हरिहर और बुक्का अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, दैट दे आर नाउ नॉट अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या होता है, ये अपने जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर ही देते हैं तो फिर इनको अपनी कैपिटल सिटी भी बनानी होती है।
तो इन्होंने जो है अपनी जो मेन कैपिटल सिटी बनाई थी, इससे पहले भी कैपिटल सिटी थी लेकिन वो सुरक्षित नहीं थी, तो इनको लगा कि हमें एक अपनी अलग से राजधानी ऐसी बनानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो। तो इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी स्टेब्लिश की, उसका नाम था विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, क्योंकि इन्होंने जो है कई सारे युद्ध लड़े थे और उसके बाद इस राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया सिटी ऑफ विक्ट्री। सो इसे स्टैब्लिश कहां पे किया गया था? इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्र। आप एक बार मैप में जरूर ध्यान देना कि रिवर तुंगभद्र कहां पर है, तो तुंगभद्र के किनारे इस शहर की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इस डायनेस्टी का नाम रखा जाता है संगम डायनेस्टी। क्या रखा जाता है? संगम डायनेस्टी। अब संगम डायनेस्टी नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि हरिहर और बुक्का जो थे, इनके पिताजी का नाम था संगम, तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम से इस वंश का नाम रखा संगम वंश। ठीक है, अच्छा, विजयनगर किंगडम एक बड़ा राज्य है, एक बड़े क्षेत्र में बड़े लंबे समय तक फैला रहा, तो उसमें केवल एक ही डायनेस्टी ने शासन नहीं किया। विजयनगर किंगडम में जो है ऐसी 4 बड़ी डायनेस्टी आई थी जिनका शासन रहा, तो उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर संगम डायनेस्टी राज करती है, जो लगभग 150 ईयर्स तक इसका राज्य रहता है। दूसरी इसके बाद जो डायनेस्टी आती है, किंगडम वही है, क्षेत्र वही है, राजधानी वही है, ठीक है, और धर्म भी वही है, राइट। तो अगली डायनेस्टी आती है, उसका नाम है सालुब डायनेस्टी या सुलुब डायनेस्टी, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। इसने यहाँ पर 21 साल तक राज्य किया। कितने? 21 ईयर्स। इसके बाद तुलुब डायनेस्टी, जिसका एक राजा इतनी प्रसिद्धि पाता है कि पूरे इतिहास में या पूरी दुनिया के इतिहास में जो है अपनी जगह रखता है, उसका नाम है राजा कृष्णदेव राय। तो तुलुब डायनेस्टी ने भी यहाँ पर 60 वर्ष तक शासन किया। और उसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी है, जो कि एक लंबे समय तक तो इसने शासन किया, लेकिन कोई खास जो है अचीवमेंट नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी क्योंकि राज्य किया तो हमें पढ़ना तो है ही, है ना। और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम यहाँ पर जो है कुछ ही इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है अराबिडु डायनेस्टी, जिसने 80 साल तक यहाँ पर शासन किया। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको कई बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को जो है लिखना भी चाहिए साथ साथ में, क्योंकि लिखने से चीजें याद रहती हैं लंबे समय तक। ठीक है, आप चाहें तो पेन पेंसिल लेकर के कहीं पर लिखें, या फिर आप इस वीडियो पर भी जो है कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग में चीजें ऐसे भरेंगी, ऐसे स्टोर होंगी कि आपको जो है आगे आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप चुटकी में कर देंगे, क्योंकि सब कुछ आना तो इसी में से ही है, राइट। तो देखते हैं, देखो अराबिडु डायनेस्टी ने 80 साल तक शासन किया। चलिए अब हम एक एक डायनेस्टी को और आगे पढ़ेंगे, और पहले हम बात करेंगे यहाँ पे संगम डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संगम डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन से थे। ठीक है, एक एक करके आप सभी पे देखेंगे। तो पहला जो शासक था इसमें, वो था हरिहर फर्स्ट। ठीक है, तो पहला हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट के बाद में उसका छोटा भाई बुक्का फर्स्ट अगला शासक बनता है, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे शासक बनता है हरिहर सेकंड, और उसके बाद 4th नंबर पे देवराय फर्स्ट, और 5th नंबर पे जो अगला शासक बनता है उसका नाम है रामचंद्र, और 6th नंबर पे बनता है विजय फर्स्ट। विजय फर्स्ट के बाद में अगला रूलर बनता है देवराय सेकंड, और देवराय सेकंड के बाद में 8th नंबर पे बनता है मल्लिका अर्जुन। ठीक है, और मलिक अर्जुन के बाद में अगला 9th नंबर का जो रूलर होता है उसका नाम होता है विरूपाक्ष सेकंड। और जो लास्ट था, और इसमें जो है जिसके बाद डायनेस्टी चेंज हो जाती है, यानी कि जो है संगम के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि संगम के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है। और आखिरी जो शासक है उसका नाम है प्रौढ़ देवराय। ठीक है, तो चलिए एक दो शासकों के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो प्रौढ़ देवराय के बाद जो है संगम वंश खत्म हो जाता है और सालुब वंश जो है शुरू हो जाता है, जिसने लगभग 20-21 साल शासन किया था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हरिहर की, जो सबसे पहले यहाँ पर शासक बनता है हरिहर। तो हरिहर की अगर हम बात करें तो 1336 में हरिहर अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है या पहला राजा बनता है, लेकिन ये फिर भी सावधानी से काम लेता है, क्योंकि अभी ये लोग इतने मजबूत नहीं हुए थे कि दिल्ली सल्तनत के साथ टक्कर ले सकें। इसलिए इसने अपने आप को केवल और केवल जो है चीफटेन ही कह करके पुकारा, अपने आप को जो है कोई बादशाह, कोई राजा,
कोई महाराजा सम्राट करके जो है नियुक्त नहीं किया। केवल ये कहता था कि मैं यहाँ पे केवल चीफ के तौर पर ही शासन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो है दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम सुल्तान का विद्रोही नहीं बनना चाहता था। तो हरिहर का रूल लगभग जो है 20 ईयर्स तक रहता है, 20 साल तक हरिहर शासन करता है। और हरिहर के शासन के दौरान जो है ये किंगडम में एक नए सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, नया लॉ एंड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे जनता को और प्रशासन को अब ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत होने लगी। हरिहर ने यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि इस समय पर इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ था। और एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे फेमाइन नहीं आती है, इसी वजह से जो है फूड शॉर्टेज नहीं होती है, लोगों को खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, तो जीवन यापन अच्छे से कट सकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है। इस प्रकार हरिहर की डेथ हो जाती है कब? 1356 में। 1356 में हरिहर की हो जाती है डेथ। और 1356 में नया जो राजा बनता है उसका नाम होता है बुक्का। ठीक है, बुक्का राय या बुक्का राय फर्स्ट भी बोल सकते हैं। तो उसका छोटा भाई बुक्का अगला शासक बनता है, जो राज्य करता है 1377 तक, 56 से लेकर के 77 तक वो आगे शासक रहता है। दोनों ही भाइयों ने जो है अपने समय पे कई सारे युद्ध लड़े होते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है होयसाला का युद्ध जो मैसूर के क्षेत्र में था, और मदुराई के राजा को हराना। ठीक है, तो मदुराई को राजा को हराने के लिए संगम ने अपने पुत्र को भेजा था और उसने जाकर के वहां पर इसको हराया था। ठीक है, इनके जो है पुत्र का नाम था पंचम, और इनकी पुत्र की पत्नी का जो नाम था वो था गंगा देवी। इन्होंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध लेख लिखवाया है जिसमें इनके हस्बैंड की मदुरै विजय का जिक्र है, और इस लेख का नाम भी मदुरै विजयम करके रखा गया है। ठीक है, तो उससे पता लगता है किस तरह से जो है इन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल की, किस प्रकार इतना बड़ा राज्य स्टैब्लिश किया। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इनका किंगडम जो है एक्सपेंड होने लगा, बुक्का के समय पर ज्यादा एक्सपेंड हुआ था हरिहर के मुकाबले, और इन्होंने कलिंग तक जो है अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, यानी जैसे साउथ इंडिया का मैप हम देखते हैं ना, नीचे का डेक्कन वाला, इसका जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड और नीचे का बॉटम साइड, यानी पूरे ओशियन तक इनका कब्जा था। ठीक, इसलिए जो है बुक्का को यहाँ पर जो है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ पे जो है जो समुद्र है, समुद्रपति की उपाधि भी बुक्का राय को मिलती है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी बचे हुए किंगडम्स जो है वो ऑटोमेटिकली बुक्का को सरेंडर कर गए, यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में आ जाता है। बुक्का का रेन जो है वो एक रिमार्केबल रेन है, और यहाँ पर कांस्टेंट बैटल चलती रहती है, और इसी समय बहामनी के साथ भी बैटल शुरू हो जाती है। ठीक है, बहामनी किंगडम के साथ भी बैटल शुरू हो जाती है, जो कि हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। ध्यान रखिएगा, पहले फर्स्ट पार्ट पूरा देखिएगा, फिर सेकंड पार्ट आपको बेहतर रूप से समझ में आने लगेगा। अब हम एक बार फिर से जो है इनकी डायनेस्टी के नाम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने यहाँ पे राज किया था। तो देखिए, संगम डायनेस्टी 1485 तक इनका रूल पीरियड रहता है। सलूब डायनेस्टी 1505 तक रहता है। फिर उसके बाद है तुलुब डायनेस्टी 1565 तक, और फिर है अराविडू डायनेस्टी जो लगभग जो है एंड तक 17वीं सेंचुरी के एंड तक इसका शासन रहता है। इंपॉर्टेंटली तो वैसे ये 1565 का जो तालीकोटा का युद्ध होता है वहीं तक ही विजयनगर एक बहुत ही समृद्ध शासन दे रहा था, लेकिन उसके बाद कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि इनके पीरियड में कौन कौन से वो प्रसिद्ध फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे जो किसी न किसी विजयनगर एम्पायर के राजा के दरबार में आए, और इन सभी की खासियत है इन्होंने विजयनगर के किंगडम के बारे में वो वाहवाही की है, वो तारीफें लिखी हैं, जिससे ये समझ में आता है कि विजयनगर किंगडम सचमुच में महान था। तो देखिए, सबसे पहले जो है निकोलो काउंटी आते हैं। निकोलो काउंटी जब आते हैं तब इस समय देवराय फर्स्ट का शासन चल रहा होता है। अभी बताया था ना, देवराय फर्स्ट कब बनता है? बुक्का राय फर्स्ट के बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम है देवराय फर्स्ट।
ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, लेकिन इसमें अभी तक लाइक्स बहुत कम है। फटाफट इसके लाइक्स बढ़ा दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद जो है फरनाव नूनीज आते हैं। ये कब आते हैं? ये अच्युत देव राय के कार्यकाल में आते हैं। अच्युत देव राय तुलुव वंश का शासक है, जो कृष्ण देव राय के बाद में शासक बनता है, ठीक है। डोमिंगो पाइस कब आते हैं? ये कृष्ण देव राय के समय पर आते हैं। और ड्यूआटा बारबोसा भी कृष्ण देव राय के समय पर आते हैं। और अब्दुल रज्जाक, जो कि बहुत ही फेमस है, अब्दुल रज्जाक, ये देवराय सेकंड के समय पर आते हैं, ठीक है। देवराय सेकंड संगम वंश का बहुत ही काबिल महान शासक था, ठीक। तो ये हो गए कुछ विदेशी यात्री, इस पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो, बार बार देखिएगा। तो इसके बाद इन सभी ने, जितने भी राइटर्स हैं, इन सभी ने लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में, उनके जो है वेल डेवलप्ड सिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कि ये सब लिखते हैं कि ऐसा शहर जो है, काउंटी कहता है, ऐसा शहर उसने जो है कहीं पर भी नहीं देखा, इतना बढ़िया वेल डेकोरेटेड और प्लान्ड सिटी के तौर पर जो है ऐसा उसने कहीं नहीं देखा, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखे गए हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा। अब चलिए हम जो है इस वंश के पूरे विजयनगर किंगडम में सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है राजा कृष्णदेव राय। तुलुव वंश के राजा है राजा कृष्णदेव राय, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कृष्णदेव राय, इनका शासन शुरू होता है 1509 से और ये 1530 तक यहाँ पर शासक रहते हैं। यानी विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय उस समय राजा थे जब बाबर ने भारत में आकर के पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, ठीक है। तो जब उन्होंने ये सारे, घाघरा का युद्ध भी लड़ा था, इसे कैसे हम भूल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे युद्ध लड़ रहा था बाबर, तब उस समय साउथ इंडिया में विजयनगर का शासक राजा कृष्णदेव राय था, जो अपने आप में काबिलियत बाबर से कम नहीं रखता था। इसीलिए बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखता है कि कृष्णदेव राय जैसा अगर कोई शासक नॉर्थ इंडिया में होता, उत्तर भारत में होता, तो शायद जो है वो अपना एम्पायर यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं कर पाता। ये बात बाबर खुद अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय के द्वारा अब रूल की जा रही थी और इस तुलुव डायनेस्टी का राजा था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का जो तुलुव डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर के तौर पर हम जानते हैं वीर नरसिंह को। वीर नरसिंह ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। इसके बाद देखिए कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट कमांडर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट, बहुत ही महान शासक थे। इन्होंने जो है सीरीज ऑफ वॉर लड़ी थी यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट राज्यों को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था। इन्होंने एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करके रखा, ठीक है, और अपना एक ऐसा राज्य स्टेब्लिश किया कि दूर दूर तक कोई इनके राज्य पर आंख उठा के भी नजर नहीं, मतलब एक तरह से कहना कि आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। इन्होंने जो है यहाँ पर जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज का जो प्रभाव है डेक्कन में, उसे इन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद He completely shattered आदिल शाही फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड अटैक्ड गुलबर्गा। यहाँ पे जो बहामनी एम्पायर, साथ साथ पैरेलली जो बहामनी एम्पायर भी स्टेब्लिश था, तो इनके समय पर जो है इन्होंने आदिल शाही जो डायनेस्टी थी बीजापुर की, क्योंकि बहामनी एम्पायर इस समय तक टूट चुका था 5 राज्यों में, वो हम बहामनी वाले केस में पढ़ेंगे। तो आदिल शाही डायनेस्टी के जो उम्मीदें थी, एस्पिरेशन था, उसको खत्म कर दिया बीजापुर के जो थे गुलबर्गा पर अटैक करके। ही सेट फ्री 3 बहामनी प्रिंसेस। इन्होंने इस बीच में जो है 3 बहामनी प्रिंसेस को आजाद कराया, जिनको कैद में रखा गया था, और उनको मदद दी ताकि जो है वो गुलबर्गा में अपने राज्य को दोबारा से स्टेब्लिश कर सकें। कृष्णदेव राय हिमसेल्फ टुक द टाइटल ऑफ, इन्होंने जो ये टाइटल ली थी, ये आपको ध्यान रखनी है, टाइटल देखिए बड़ी है, लंबी है, क्या लिखते हैं, यवन राज्य स्थापना आचार्य, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर देखिए कृष्णदेव राय इनकरेज द फॉरेन ट्रेड विद पोर्चुगीज, और भी जो उस समय यूरोपियंस आए हुए थे उनके साथ में इन्होंने जो है अपने फॉरेन ट्रेड भी स्टेब्लिश किए, ताकि अपने राज्य को ट्रेड के माध्यम से भी जो है इंप्रूव कर सकें, राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सके।
ही वॉज नॉट ओनली अ ब्रेव जनरल, कह रहे हैं कि ये केवल एक ब्रेव जनरल ही नहीं थे बल्कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया। इन्होंने टैंक्स बनवाए, डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाई, ताकि इरिगेशन दे करके जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी मजबूती से इस्टेब्लिश किया जा सके। ये साथ साथ जो है ग्रेट स्कॉलर भी थे और आर्ट को संरक्षण भी देते थे, पैटर्न भी दिया इन्होंने आर्ट को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिटरेरी वर्क यहाँ पर मजबूती से इस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, इन्होंने जो है खुद प्ले लिखा है, प्ले का नाम है जाम्बती कल्याण संस्कृत भाषा में। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद लिखा हुआ है, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद। और इनके कोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है विद्वान लोग, लर्निड मैन रहा करते थे, और ऐसे लोगों की 8 लोगों की एक टीम हुआ करती थी। कितने की? 8 तेलुगु स्कॉलर्स होते थे, और उस 8 लोगों की टीम को कहते थे ये अष्ट दिग्गज। याद रखिएगा क्या कहते हैं? अष्ट दिग्गज। इसके बाद ही बिल्ट सम फाइन स्टोन टेम्पल। इनके द्वारा जो है अगर हम आर्किटेक्चर के काम को समझें तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ टेम्पल्स बनवाए, कुछ बने हुए टेम्पल्स को एक्सटेंड भी किया और ज़्यादा उसमें जो है रिनोवेशन का काम भी किया। इन्होंने इम्प्रेसिव गोपुरम भी स्टेब्लिश कराए, जो किसी बड़े मंदिर परिसर के आगे का फ्रंट गेट होता है, गोपुरम। ठीक है, जो बहुत ही ऊंचे होते थे उसको गोपुरम कहा जाता था। सो मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन किंगडम्स में जो है या साउथ इंडियन टेम्पल्स के सामने इन्होंने जो है ऐसे गोपुरम्स स्टेब्लिश किए। ही ऑल्सो फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर, जिसका नाम क्या था? नागलपुरम। और इसकी स्थापना उन्होंने अपने मदर के नेम पर की, नागलपुरम। एक जो है आउटस्कर्ट में विजयनगर एम्पायर के उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द फेमस टेम्पल ऑफ तिरुपति वॉज बिल्ट ड्यूरिंग हिज पीरियड। इन्हीं के समय पर इसको बनवाया गया। एंड ही ऑल्सो इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विट्ठल स्वामी टेम्पल, जो आगे जाके कंप्लीट होता है, और हजारा रामा टेम्पल हम्पी के अंदर। ठीक है, तो हम्पी में जो पहले विजयनगर था अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, तो विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, इन्हीं के समय पर इसकी शुरुआत होती है। और पोर्चुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस इनके ही समय पर भारत की यात्रा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में आते हैं। ही रिकॉर्डेड द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। यानी कौन? डोमिंगो पायस, जो विजयनगर किंगडम में आते हैं, कृष्णदेव राय के कोर्ट में आते हैं, यानी उनके समय में आते हैं, और वो विजयनगर किंगडम के बारे में वो जानकारियां प्रोवाइड करते हैं, जिसके बल पर आज हम उस विजयनगर किंगडम के क्षेत्र को, उनकी उपलब्धियों को जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है हमने इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा। अब हम आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो तो हम्पी जो है वो इनकी कैपिटल सिटी बनाई गई विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर किंगडम, और इसकी राजधानी हम्पी। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होता था, यानी कि राजा ही, किंग वॉज सुप्रीम लीडर या सुप्रीम पावर, वही सारा का सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेदारी रखता था। कौन? किंग। ठीक है, चलिए, किंग वर असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, इनका अपना एक मंत्री परिषद होता था, और यहाँ पर एक सचिवालय होता था। सचिवालय में जो ऑफिशियल्स थे वो काम किया करते थे, जैसे कि आज के समय पे हमारे यहाँ पर सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार एम्पायर को जो है इन्होंने कई भागों में डिवाइड कर रखा था। जैसे आज हमारी कंट्री है, हमने इसको कुछ स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे इन्होंने भी जो है इसको कुछ स्टेट में, प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। तो जो सबसे बड़ा डिवीजन था उसे बोलते थे मंडलम। ठीक है, मंडलम जो बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, और यहाँ पर जो है इसे संभालता कौन था? तो जो प्रिंस होते थे, राजा के पुत्र वगैरह, वो उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था एज अ गवर्नर। गवर्नर के तौर पे वो यहाँ पर अपॉइंट होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के समय पे हमारे यहाँ पर स्टेट्स में गवर्नर होते हैं। मालूम है ना आपको गवर्नर होते हैं? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है। देखें आप में से कितने बता पाते हैं। ओके, तो देखिए, द राज्यास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो इन्होंने मंडलम को डिवाइड किया। ठीक है, मंडलम को फर्दर डिवाइड किया, यानी मंडलम को हम राज्य मान सकते हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया इन्होंने नाडु में। नाडु को ही डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उसके बाद उसको स्थल्स में डिवाइड किया,
जिसको सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और उसके नीचे ग्राम जो सबसे छोटी यूनिट है। इस तरह से इन्होंने इसको डिवीजन करके ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से चलाया जा सके। कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आज भी हमारे यहाँ पर होता है ना। स्टेट है, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील है, तहसील के अंदर गांव है, ऐसे ही तो होता है। तो वैसी तरह से जो है इन्होंने भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। अब जो गवर्नर्स होते थे यहाँ पर, तो गवर्नर के पास ये पावर दी गई कि वो टैक्स भी लगा सकते थे, वो अपने सिक्के भी जारी कर सकते थे, लेकिन वो पूरी तरह से जो है कंट्रोल में रहेंगे सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि विजयनगर किंगडम हम्पी से जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गांव के अंदर फ्यूडल सिस्टम अपनाया जाता था। यानी फ्यूडल सिस्टम मतलब जैसे जमींदारी सिस्टम होता है, इस तरह से एक फ्यूड लॉर्ड हुआ करता था, और वही जो है लॉर्ड वो वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था। इस सिस्टम को अपनाते थे और इस सिस्टम को कहा जाता था नैंकार सिस्टम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बिकेम हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है जब एक राजा के बाद या किसी भी ऑफिशियल के बाद उसका ही बेटा उस पद को संभालेगा, यानी वंशवाद, इसे हेरिडेटरी बोलते हैं। द किंग बिकेम डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स। अब राजा जो है, क्योंकि रेवेन्यू कहां से आएगा, वो फ्यूडल लॉर्ड्स कलेक्ट करके देगा, तो इस प्रकार रेवेन्यू के लिए राजा को फ्यूडल लॉर्ड्स पर भरोसा करना होता था, उस पर निर्भरता रखनी होती थी। चलिए अब हम रेवेन्यू पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो सबसे ज्यादा जरूरी है। रेवेन्यू नहीं तो राजा नहीं, ठीक है, रेवेन्यू नहीं तो राजा की पावर नहीं, पैसा नहीं तो फिर क्या। ठीक है, तो पैसा अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू सिस्टम में द विजयनगर रूलर्स कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कई सारे उन्होंने रास्ते अपनाए हुए थे और अलग अलग माध्यम से टैक्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स मिलेगा उतना मजबूत राज्य बनाया जा सकता है। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, हमेशा से बना रहा है, लैंड रेवेन्यू से ही सबसे ज्यादा इनकम मिलती रही है। आज के समय पे नहीं, उस समय पर इट वॉज फ्रॉम 1/3 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। और ये किस पे निर्भर करता था, डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, अगर जमीन ज्यादा फर्टाइल है तो वहां से ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, और अगर जमीन कम फर्टाइल है तो वहां से कम लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। तो 1/3 से लेकर के 1/6 तक की टोटल प्रोडक्शन को एज अ लैंड रेवेन्यू के तौर पे लिया जाता था। इसके अलावा इनके समय पर यहाँ पे ट्रेड, क्राफ्ट, इंडस्ट्रीज ये भी काफी फ्लरिश हो गई थी, तो इससे भी जो है विजयनगर राज्य को काफी ज्यादा टैक्स मिलता था, जिससे वो मजबूत बन रहा था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये मैरिज पर भी टैक्स लेते थे, और ब्राइड और ग्रूम यानी कि दुल्हन और दूल्हा दोनों से जो है टैक्स वसूला जाता था, ये भी लेते थे। लेकिन अगर कहीं पे विडो रीमैरिज हो रही है तो वहां पर जो है टैक्स इम्पोज नहीं किया गया था। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था ताकि जो है विडो रीमैरिज को ये इंकरेज कर सकें। ठीक है, यानी कि समाज में फैली हुई कुरीति जो है उसको दूर करने के लिए ये टैक्स नहीं लेते थे। कुछ और टैक्स लगते थे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, फ्लोरिशिंग प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, इस तरह के टैक्स लगते थे। और इनके समय पे जो है इन्होंने ट्रेड को जो है फ्लरिश किया, और जिसकी वजह से इनको ज्यादा टैक्स मिला, और ज्यादा टैक्स जब मिला तो क्या हुआ, ये अमीर होते चले गए। ठीक है, तभी तो विजयनगर एम्पायर बड़ा राज्य स्टेब्लिश हो सका। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, कुछ टेम्पल बनते हैं, तो जैसे कि इन टेम्पल्स की जो स्टाइल थी उसको विजयनगर स्टाइल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि स्पेशल स्टाइल थी ना। और साथ में जो है द्रविड़ स्टाइल तो कहते ही थे, पहले से चलती आ रही थी प्रथा। इनके अपने डिस्टिंक्ट फीचर में इनका सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है मंदिर में जो ऐसे पिलर्स लगे होते हैं ना, उसकी डिजाइनिंग, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इनका जो है कॉम्प्लिकेटेड मैनर में इसको डिजाइन करना, और जो इनके स्कल्पचरिंग है वो भी यूनिक थी पहले के मुकाबले। तो ये इनके अपने कुछ यूनिक फीचर रहे हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इनके जो पिलर्स होते थे उस पिलर में हॉर्स को ये बहुत ज्यादा डिपिक्ट करते थे। ठीक है, हॉर्स को बहुत ज्यादा डिपिक्ट करते थे, ये कॉमन एनिमल थे विच वर डिपिक्टेड ऑन द पिलर्स, पिलर्स पर इनको लगाया जाता था। द टेम्पल्स हैड अ मंडपम, टेम्पल के अंदर मंडप होता था। अब मंडप क्या होता था, तो एन ओपन पेविलियन विद अ रेज्ड प्लेटफॉर्म विच वॉज मीन्ड फॉर सीटिंग द डाइटी ऑन स्पेशल ओकेजन। यानी आप ऐसे समझे मंदिर परिसर में जो है एक ऐसा आंगन
जहां पर स्पेशल ओकेशन पर डाइटी को रखा जाता था और पूजा अर्चना करने में काम आता था। इट ऑल्सो हैड अ कल्याण मंडप, यहाँ पर जो है एक कल्याण मंडप भी हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा कार्व्ड पिलर से और बहुत ही डेकोरेटेड आलीशान मार्वलस जो है स्ट्रक्चर के रूप में इस्टेब्लिश किया जाता था। अगर हम बात करें द मोस्ट मैग्निफिसेंट ऑफ द टेम्पल हम्पी में, वो कौन कौन है, तो विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल, ये यहाँ की जो है आन बान शान है। विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल बेस्ट एग्जाम्पल हैं। कृष्ण देव राय इन हम्पी वॉज कमीशन बाय, या हम यूं कहें कृष्ण देव राय ने यहाँ पर कृष्णा टेम्पल को स्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ही एक्सपेंडेड द विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है उसको बढ़ाया था, एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो ये इनके अपने शौक थे राजा कृष्णदेव राय के, और इनके समय पर सबसे ज्यादा समृद्धि विजयनगर राज्य को मिलती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मदर के नाम पे नागलपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने स्टेब्लिश किया, ये भी इनके आर्ट और आर्किटेक्चर में आता है। हॉस्पेट में इस समय स्टेब्लिश है ये नागलपुर। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वो है द राया गोपुरम। राया गोपुरम टॉवर्स इन कॉमेमोरेशन ऑफ द विजिट ऑफ एम्परर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। इस समय जो है विजयनगर टेम्पल में जो राया गोपुरम भी स्टेब्लिश किए गए, और ये इनके जो है राजा के आने की याद में कॉमेमोरेशन में जो है इसको स्टेब्लिश किए जाते थे। मंदिर के अंदर जो सेंटर पार्ट होता था उसको बोलते थे गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह, जहां पर डाइटी को रखा जाता था, मेन डाइटी को, यानी किसी भी टेम्पल का एक सेंटर पार्ट होता है उसको कहते हैं गर्भगृह। आइए अब लिटरेचर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो विजयनगर जो है ये लिटरेचर को बहुत ज़्यादा संरक्षण देते थे, ठीक है, नो डाउट लिटरेचर को संरक्षण देते थे। इनके समय पे अलग अलग भाषाओं में लिटरेचर डेवलप हुई। इनके यहाँ पे सेक्युलर बुक्स थी, यानी कि जो है धार्मिकता पर कम जोर देते हुए सेक्युलरिज्म पर ज़्यादा जोर दिया गया। यहाँ पर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल इन भाषाओं में बुक्स लिखी गई थी, और इसी वजह से जो है कृष्णदेव राय क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे इसको, इसलिए उनको जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आंध्र भोज के नाम से इनको जाना जाता है। सम ऑफ द फेमस स्कॉलर ऑफ दिस पीरियड वर, अब इनमें कुछ स्कॉलर्स के नाम भी याद कर लीजिए जो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, और इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं आएंगे तो बहुत खराब लगेगा। तो वो कौन कौन है, एक है श्रीनाथ, पोथन्ना, जकम्मा और दुगन्ना, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है संस्कृत के वर्ग को और प्राकृत वर्ग को किस भाषा में कन्वर्ट किया, तेलुगु में, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने पढ़ा, क्या मतलब बिल्कुल आलीशान। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके कंपटीशन हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा भव्यता के साथ इसको समझ सकते हैं। ये वीडियो तो क्लास 7th के लिए बनाया गया है। चलिए अब एंड में जो है, क्योंकि अंत तो सभी का होता है, ठीक है, तो इनका भी अपना अंत होता है, तो इनके अंत के जो है क्या कारण रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं। मेन कारण जो है वो तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक है। चलिए तो कृष्णदेव राय के समय तक जो है विजयनगर एम्पायर अपनी सबसे ऊंचाई पे था, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइट पे था। कब, कृष्णदेव राय के समय तक। लेकिन उसके आगे आने वाले समय में कृष्णदेव राय की डेथ होने के बाद इसके जो सक्सेसर्स होते हैं या आगे जो लोग आते हैं उनमें आपस में बहुत सारे युद्ध छिड़ जाते हैं, और 1565 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा, बहुत ही फेमस बैटल है, जिसके बाद विजयनगर किंगडम की स्थिति गंभीर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डेक्कन में जो बहामनी किंगडम से टूट के 5 राज्य होते हैं उसमें से 4 राज्य मिलकर के इनके साथ युद्ध लड़ते हैं, जैसे एक अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, ये मिलकर के युद्ध लड़ते हैं जिसमें बरार इनका साथ नहीं देता है, ठीक है। तो ये चारों मिलकर के लड़ते हैं जिसमें विजयनगर एम्पायर की हार हो जाती है, ठीक है। दे टुगेदर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन विजयनगर, और इस समय जो यहाँ पे शासन संभालने वाले होते हैं उनका नाम होता है रामा राय। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें यहाँ पे जो राजा होते हैं उनका नाम होता है सदाशिव, सदाशिव,
ठीक है। सदाशिव जो है वो एक्चुअली किंग होते हैं, पर ये समान रामा राय रहे होते हैं, इसलिए रामा राय ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये इस युद्ध में हार जाते हैं, रामा राय वॉज डिफीटेड, और इस तरह से जो है इनको और इनके राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह विजयनगर एम्पायर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही हमें इसमें पढ़ना था। अब अगले इसके पार्ट में आपको बहामनी एम्पायर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से और भी ज्यादा आपको बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।